नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से विगत वर्षों में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को 2 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। उन सभी 2 पार्ट्स में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के, और उन सभी क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कवर करने का प्रयास किया है। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं उनको आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें। इस तरीके से आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन को मैं डिटेल में सॉल्व भी करा रहा हूं, तो 2 तरीके से आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसको देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला देखिए, ऑप्शन दिया गया भूकंप, बी ऑप्शन है सुनामी, और सी ऑप्शन है आकस्मिक बाढ़, और डी ऑप्शन है नाभिकीय दुर्घटनाएं। तो इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्राकृतिक आपदा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय दुर्घटनाएं जो होती हैं ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, नाभिकीय क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में ज़्यादातर जो विकसित देश हैं करते हैं। और ये हथियार कितना खतरनाक है आपको ये भी पता है कि ये हथियार किसी भी देश पे अगर ये गिरता है परमाणु बम, तो वहाँ पे जो बम के फटने से जो हानि होती है, जो नुकसान होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद उस बम से निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो सराउंडिंग में बम फटा रहता है जिस चारों तरफ, तो वहाँ पे ये पदार्थ क्या आते हैं, फैल जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और ये क्या करते हैं, जीव जंतु, हवा, पानी सब में घुल जाते हैं और जीव जगत को प्रभावित करते हैं जिस एरिया में ये बम फटा होता है। तो काफ़ी ये खतरनाक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपको कि कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो नाभिकीय दुर्घटनाएं जो होती हैं ये मानव जनित है, क्योंकि ये बम जो है मानव फोड़ता है एक देश दूसरे देश पे, जिससे उसको समस्या होती है। तो इसका एग्जाम्पल आप हिरोशिमा नागासाकी जापान में इसको देख सकते हैं, जो कि अमेरिका ने वहाँ पे ये बम गिराया था, और आज भी वहाँ पे लोग जो है शारीरिक रूप से विकृत पैदा होते हैं। तो वो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उसी के कारण ऐसा होता है। अब पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लें तो भूकंप आपका नेचुरल जो है आपदा है, यानी प्राकृतिक आपदा है ये, क्योंकि जब धरती के अंदर से कोई ऊर्जा जो होती है विमुक्त होती है तो उसके कारण से भूकंप आता है, और भूकंप के कारण से ही सुनामी आपका आता है। यानी कि जब वो ऊर्जा विमुक्त होती है महासागरों में तो वहाँ पे ऊंची लहरें उठती हैं, जो कि सुनामी का एक एग्जाम्पल है। और आकस्मिक बाढ़ के बारे में आपको पता ही है कि जो नदियों पे डैम बनाया जाता है, और जब डैम पे ओवर पानी हो जाता है, यानी ओवरलोड हो जाता है, दबाव होता है डैम पे कि डैम टूट जाएगा, तो पानी को छोड़ा जाता है, तो अचानक से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 2 वाक्य अभिकथन ए व युक्ति आर दिए गए हैं। इन 2 वाक्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका अभिकथन और युक्ति वाला है, या अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन है। तो पहले अभिकथन को पढ़ लेते हैं। देखिए, अभिकथन में बताया जा रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है। तो ठीक है, सतत विकास जो है मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, जरूरी है। फिर युक्ति में क्या बताया जा रहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता है अगर उचित नीति बना के अगर कोई कार्य किया जाए। तो अब आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के संदर्भ में। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि ए व आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए व आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी ऑप्शन दिया गया है ए सत्य है और आर असत्य है। और डी ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं इसको, ताकि आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। तो देखिए, अभिकथन सही है और आपका युक्ति भी सही है,
लेकिन आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? देखिए अभिकथन में बताया जा रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 2015 की एक बैठक में जो है एक जो है मुख्य कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे सतत विकास के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत। तो कुछ वो 17 गोल थे जिसको अचीव करना था। कब से? 2016 से 2030 के बीच में जो है इस गोल को अचीव कर लेना है। अब इसमें कौन कौन से ये गोल हैं? ये मुख्य गोल हैं 17, और भी कई विशिष्ट जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन 17 मुख्य गोल थे। सभी देशों को जो है इस गोल को अचीव करना था 2016 से 2030 के बीच में। इसमें आपका भूखमरी है, गरीबी है, यानी किसी भी देश में गरीबी है तो उसको आपको ख़त्म कर लेना है 2016 से 30 के बीच में। भूखमरी ख़त्म कर लेना है, शिक्षा पे काम करना है, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, देश में खुशहाली होनी चाहिए, शिक्षा बेहतर मिलनी चाहिए सभी लोगों को। लैंगिक समानता, यानी लैंगिक समानता का मतलब कि महिला पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी तो करंट टाइम में है, लेकिन 2030 तक सभी देशों को जो है इस गोल के तहत कोशिश करना है कि लैंगिक समानता जो है देश में स्थापित हो जाए। इसके साथ जल, मतलब सभी लोगों को स्वच्छ जल मिले, ऊर्जा मिले, आर्थिक वृद्धि हो सभी लोगों की। मतलब इस तरीके के कई सारे गोल को डिसाइड किए गए। सभी गोल्स को पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस गोल को अचीव करना था 2016 से 2030 के बीच में। तो आपको अभिकथन तो थोड़ा सा क्लियर हो गया कि सतत विकास जो है मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। अब कैसे आवश्यक है उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। अब दूसरा यहाँ पे युक्ति दिया गया है कि पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाती। तो देखिए भाई सही बात है कि पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर कोई भी काम करते हैं, जैसे सड़क डेवलप करने का ही काम कर रहे हैं, कोई फॉरेस्ट से ये सड़क गुजर के जाती है, तो अगर बहुत सारे पेड़ों की कटाई होती है तो उसके लिए अगर पहले से प्लानिंग होगी कि नहीं बहुत सारे पेड़ों की अगर हम सड़क बनाते हैं उसमें तो कटाई होगी, तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी पेड़ कटे तो उसको किस तरीके से रिकवर किया जाए, यानी कि पेड़ों को अगल बगल कैसे लगाया जाए ताकि जितने पेड़ कटे उसको हम वेल मैनेज कर सके, यानी उसको रिकवर कर सके। तो अगर उचित नीति रहेगी तो पर्यावरण की क्षति कम होती है। आपको पता है अगर नहीं नीति बेहतर है तो पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो दोनों आपके जो है यहाँ पे अभिकथन और युक्ति सही है, लेकिन युक्ति यानी कि आर जो है यहाँ पे सतत विकास वाले ये जो अभिकथन है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या है? राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में जो है कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से कथन जो है सही है इसके संदर्भ में। यहाँ पे 4 विकल्प भी दिया गया है, A, B, C और D। इसमें से ही आपको सही आंसर बताना है। देखिए पहला जो कथन है इसको पढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जैवीय एवं अजैवीय दोनों ही प्रकार के घटकों को समाविष्ट करती है। फिर दूसरा कथन हमारा है सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन की प्रमुख शक्ति है। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र है। चौथा, पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी कोई उत्पादकता नहीं होती। तो अब आपको इन चारों जितने भी 1, 2, 3, 4 ये कथन है इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के संदर्भ में। अब समझ लेते हैं कैसे सही है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जैवीय एवं अजैवीय दोनों प्रकार के घटकों को समाविष्ट करती है, यानी इन्हीं से जो है निर्मित होती है। जैवीय का मतलब जो जीव जंतु पेड़ पौधे आपके हो गए ये जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। अजैविक मतलब क्या हो गया आपका? सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, तापमान हो गया, गैस हो गया, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये जब दोनों आपस में यहाँ पे मिलते हैं तब ये जाके पारिस्थितिकी तंत्र का आपका निर्माण होता है। देखिए एक दूसरे पे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। अगर जल नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा तो भी ये इकोसिस्टम नहीं बिल्ड हो सकता। तो यहाँ पर यही बात की गई कि जैविक और अजैविक घटकों के जो है समाविष्ट होने से ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। और देखिए दूसरा कैसे सही है, यहाँ पे सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन की प्रमुख शक्ति है। तो आपको पता है कि
किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन जैसे कि आप खाना भी पकाते हो तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी तो आप अपने खाना को कुक करते हो। उसी प्रकार से जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु तमाम चीज़ें रहती हैं, तो उनको भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन की प्रमुख शक्ति है। अगर सौर ऊर्जा नहीं होगी, सूर्य से प्रकाश हमें नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन संभव नहीं है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दोनों कथन के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया और सारा क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो गया होगा। और यहाँ पे ऑप्शन है आपका राइट आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से कई प्रभाव पड़ते हैं, तो उन प्रभावों के बारे में यहाँ पर दिया गया है और आपको नीचे चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन कौन से प्रभाव जो है सही हो सकते हैं। देखिए पहले प्रभाव में दिया गया भूमि उपयोग में परिवर्तन, दूसरा दिया गया है जल निकास और निर्माण में प्रभाव पड़ता है, और इसके बाद तीसरा है ओजोन में कमी, चौथा है जलवायु परिवर्तन। तो अब इन प्रभावों में जो है आपको बताना है कि कौन से प्रभाव जो है आपके सही होंगे, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया कि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित में से या इन सभी में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पहला तो यहाँ पे भूमि उपयोग में परिवर्तन आ जाता है। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब आप समझते हैं जो नेचुरल रूप से उत्पन्न होती हैं, उसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है, भूस्खलन होता है, चक्रवात होता है, भूकंप है, ज्वालामुखी क्रिया है, इसके साथ ही साथ सुनामी है, कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो ये क्या करती हैं, आम जनजीवन या जनमानस जो होते हैं उनको प्रभावित करती हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया, वहाँ पे चक्रवाती तूफान आया, खूब सारी बारिश हुई, तो पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया, तो वहाँ पे आपको भूमि उपयोग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे, चारों तरफ पानी लग जाएगा, तो क्या हम भूमि उपयोग सही तरीके से कर पाएंगे? नहीं, जब तक कि वहाँ से पानी निकल नहीं जाता। फिर उसके बाद से जल निकास और निर्माण। तो जल निकास का मतलब कि जब ये अचानक से, जैसे आपको पता है कि अपने ही देश में कई सारे ऐसे चक्रवाती तूफान आए पश्चिमी तट के क्षेत्र में, तो वहाँ पे पानी खूब बारिश हुआ और उसके बाद से जो है पानी गिरा, उसके बाद से बाढ़ जैसे हालात हो गए, चारों तरफ पानी लग गए और जो भी सीवरेज सिस्टम है वो भी जाम हो गया और पूरा पानी भर गया, तो जल निकासी नहीं हो पाती है अच्छे से, ये एक समस्या हो जाती है। और जो निर्माण कार्य आपके होते रहते हैं, जो भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं, वो भी आपकी रुक जाती है, क्योंकि इस हालात में आप कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करा पाएंगे। उसके बाद से चौथा यहाँ पे जो बात बताई गई जलवायु परिवर्तन, देखिए जलवायु परिवर्तन भी इससे होता है। तो ये तीनों जो है आपके प्रभाव जो है पड़ते हैं किससे, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और यहाँ पे दूसरा और चौथा ये राइट हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। देखिए किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी गलती ना, अगर हो भी तो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है, यानी इको फ्रेंडली है। पहला ऑप्शन है बायोगैस, बी ऑप्शन है सीएनजी, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है एथेनॉल। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन जो है आपका पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल ऊर्जा ईंधन है, आपको ये पता रहना चाहिए। देखिए करेंट टाइम में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इस पे बहुत सारे रिसर्च और साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में इस ऊर्जा के भंडार को, यानी हाइड्रोजन गैस को जो है किस प्रकार से ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इस पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि देखिए जैसे हाइड्रोजन को बर्न करते हैं ऊर्जा के लिए, जैसे पेट्रोल को बर्न करते हैं तो उससे CFC निकलता है, और उसी प्रकार से जब हम हाइड्रोजन को बर्न करेंगे ऊर्जा के लिए तो इससे क्या होगा कि पानी यानी जल का उत्सर्जन होता है। तो ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली माना जा रहा है हमारे पर्यावरण के लिए। तो आने वाले समय में हाइड्रोजन का हो सके तो इस्तेमाल होगा गाड़ियों में, प्लेन में, जहाँ भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके तौर पे हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होगा।
तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। देखिए बायोगैस को भी बर्न करेंगे तो इससे भी कुछ अपशिष्ट निकलते हैं जो कि इको फ्रेंडली नहीं है। और सीएनजी का भी इस्तेमाल आपको पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इससे भी अपशिष्ट निकलते हैं कुछ। और डी जो है एथेनॉल। तो यहाँ पे बेसिकली जो साफ सुथरी सबसे एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा ईंधन है, वो हाइड्रोजन है। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता है, आने वाले समय में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस पर काम चल रहा है, इस पर रिसर्च चल रही है। तो ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां होती हैं उसके लिए जिम्मेदार है, आपको बताना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी ऑप्शन है वाष्पशील कार्बन यौगिक, और डी ऑप्शन है विलंबित सूक्ष्म कण। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। देखिए कोई भी श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी होती है तो वायु प्रदूषण से ही रिलेटेड होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे विलंबित सूक्ष्म कण। विलंबित सूक्ष्म कण का मतलब है कि जो एयर में आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो राख जब भी कुछ हम जलाते हैं, चाहे उद्योग की जो भट्टियाँ होती है उससे जो निकलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल राख, वो आपके एयर में क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और जब उस एयर को आप इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो वो कण आपके फेफड़े को प्रभावित करते हैं। तो जब फेफड़े को प्रभावित करेंगे तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी आपको होगी, यानी सांस लेने में दिक्कत होगी। और इसके साथ साथ कुछ प्रमुख गैसों को भी जिम्मेदार माना जाता है वायु प्रदूषण के लिए, जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है। फिर उसके बाद से जो है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और भी सूक्ष्म कण जो होते हैं जो कि वायु में घुले होते हैं, उनको भी श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो कि वायु में घुल जाती हैं। तो देखिए कि एयर पोल्यूशन से कई सारी समस्याएं होती हैं। और आज के आधुनिक युग में जैसे कि हम व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार और गाड़ियां, तो हमें लगता है हम शान से उन गाड़ियों में चलते हैं। जो पेट्रोल बर्न होता है उससे CFC निकलता है, CFC। उसके बाद से जो है जो डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ये ऐसी गैसें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हम ऑक्सीजन को ही लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को ही लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस ही हमारे लिए रिक्वायरमेंट है और उसी से ही हम जिंदा रह सकते हैं, और इन गैसों का कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमें भी नुकसान पहुंचाती हैं, और ये गैसें जो है आपकी ओजोन लेयर जो O3 होती है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये हर तरह से नुकसानदेह है। तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये बड़े स्केल पे कोई देखता नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ में इतना व्यस्त रहता है कि वो इन सभी चीज़ों को नहीं देख पाता। और जब उसको ये बीमारियां हो जाती हैं जैसे श्वसन तंत्र से, तब उसे पता चलता है कि जो खराब एयर पोल्यूशन, जैसे दिल्ली में आपने देखा हालत कैसे हो गए एयर पोल्यूशन, यहाँ की वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं और उस गाड़ियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है वो हवा में घुल जाता है। तो आई होप कि आप कम दूरी के लिए व्हीकल्स का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लगे नीड है कि लंबी दूरी है तो आप जो है गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने स्वास्थ्य का भी जो है ध्यान रख सकते हैं, इसके साथ साथ जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसमें भी कमी ला सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि जो है श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां किसके कारण से होती हैं, विलंबित सूक्ष्म कण जो कि हवा में घुल जाते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये अभिकथन और ये तर्क वाला क्वेश्चन है। तो पहले अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन में दिया गया कि शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम यानी कि जो धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं, यानी स्मॉग एपिसोड्स होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में ये केस देखने को ज़्यादातर मिला था हम लोगों को। तर्क में देखिए क्या बताया गया है कि जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहिता यानी बायोमास को जलाते हैं, यानी जो लकड़ी हो गया, गोबर से बने कंडे हो गए। तो मतलब जाड़े के समय में गर्मी प्राप्त करने के लिए जो है जैव संहिता या बायोमास का उपयोग करते हैं। ये कारण है कि शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर जो है धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं। तो अब आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। अभिकथन मैंने बताया, तर्क भी बताया, फिर यहाँ पे 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आपको इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। पहले में भी दिया गया आपका A, R दोनों सही है, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है। और यहाँ पर जो B ऑप्शन दिया गया A सही है और R गलत है। C ऑप्शन है A और R दोनों गलत है। और D ऑप्शन है A
और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए यहाँ पे अभिकथन में यही बताया गया कि शहरी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जाड़ों के दिनों में अक्सर जो धुंध होता है, धुंध कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं, स्मॉग का। तो आपको पता है कि दिल्ली में कुछ समय पहले जो है वहाँ पे इस तरह का जो है हमें देखने को मिला था, स्मोक का बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव, और उससे कई सारे स्वास्थ्य प्रॉब्लम होते हैं। एयर पोल्यूशन के अंदर ये भी इसको कंसीडर किया जाता है। तो उसका कारण बेसिकली ये बताया गया था कि हरियाणा जो क्षेत्र है, हरियाणा प्रदेश, वहाँ पर जो है पराली जो है बहुत सारा जलाया गया, जिसकी वजह से दिल्ली का जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे स्मॉग जैसे हालात हो गए। तो इसका जो मेन कारण क्या होता है कि जो आपके ठंडी के समय में जो आपके कुहें होते हैं जो गिरता है, और जब नीचे से कुछ भी जलाते हैं हम, जैसे जो राख का छोटा छोटा बारीक कण होता है, और भी गाड़ियों से निकलने वाले भी जो गैसें होती हैं, ऐसा नहीं कि बस राख या बायोमास को जलाने से ही होता है, गाड़ियों से निकलने वाली जो हानिकारक जो रसायन होते हैं, गैस होते हैं, वो स्मॉग के साथ जाके मिल जाते हैं और एक धुंध की तरह एकदम पूरा बना देते हैं, और जिसके वजह से जो है सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं कि ये घटनाएं बस बायोमास को जलाने से होती हैं, और यहाँ तक कि गाड़ियों से निकलने वाले जितने भी जो भी पोल्यूशन होता है उससे भी ये हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपको तो पता चल गया कि शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धुंध कोहरे की घटनाएं क्यों घटित होती हैं, पता चल गया। यहाँ पे तर्क भी यही बताया गया कि जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहिता या बायोमास यानी कि जीव जंतु जो कि सड़ गल जाते हैं, जिससे जो है बायोगैस आपका निकलता है, या तो फिर डायरेक्ट उसका हम उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी को जला लेते हैं, कोई हमने कृषि किया उससे निकलने वाले जो भी अपशिष्ट है या अवशेष बच जाते हैं, कंडे या पराली, उसको जला देते हैं, गोबर को जो है सुखा के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनके जलाने से जो निकलता है आपकी गैस, वो क्या करता है कि ये स्मॉग जैसे हालात को पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये गाड़ियों से भी निकलने वाले जो हानिकारक गैस होती हैं, धुएं होते हैं, रसायन होते हैं, वो कोहरे के संपर्क में आने से जो है स्मॉग का निर्माण होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन डाउट में लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर आपको कराया था, अभिकथन और ये तर्क वाला हमारा क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है मैंने जो कराया था आपको, ये एमपी जो आपका सेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी मध्य प्रदेश जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन फ़िलहाल में यूजीसी नेट जो है आपका जनवरी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन जो है यूजीसी उठा लेता है, तो उनके भी क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें अभिकथन ए में बताया गया कि सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए जो है महत्वपूर्ण है, और आर यानी कि तर्क में बताया गया कि पर्यावरण दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती है। अब सही कूट का चयन करना हमें इन चारों विकल्पों में से। तो आपको क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया तो आपको याद भी होगा। तो देखिए पहले यहाँ पे दिया गया ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी ऑप्शन दिया गया है कि ए सही है तथा आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत तथा आर सही है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में यही बताया था जब ऊपर मैंने आपको सॉल्व कराया था कि सतत विकास जो है मानव समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका सही है, क्योंकि आपको पता है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई थी, तो वहाँ पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है 17 मुख्य गोल जो है निर्धारित किए गए थे, और कई सारे विशिष्ट अन्य लक्ष्य भी 169 जो है और भी लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। लेकिन ये 17 जो है मुख्य गोल वहाँ पे निर्धारित किए गए थे, जिसमें कई तरह के जो है गोल को पूरा करना था। कब से कब तक, 2016 से लेके 2030 के बीच में इन लक्ष्यों को पूरा कर लेना है सभी देश को। इसमें गरीबी दूर करना, लैंगिक समानता, जीवन स्तर बेहतर हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इसके साथ साथ जो उनकी आय है उसमें वृद्धि हो। तो इस तरीके के कई सारे गोल निर्धारित किए गए थे सभी देशों के लिए, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, कि 2016 से 2030 के बीच में इन गोल को अचीव कर लेना है।
और इन समस्याओं को दूर करना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसके लिए जो राइट आंसर मैंने बताया था वो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो सही है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। और तर्क जो है यहाँ पे कि पर्यावरण दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाती है। तो ये सही बात है कि पर्यावरण दृष्टि से अगर सही नीति बनाई जाए, यानी कि कोई, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई सड़क ही बनानी है हमको और जंगल से वो सड़क जा रही है, तो हमें पहले से प्लानिंग करना होगा कि जंगल में सड़क ले जाने से जो है कई सारे पेड़ों की कटाई होगी और उसके कारण से जो है पर्यावरण प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर पहले से ही प्लान कर लिया जाए कि इन पेड़ों के कटने के बाद हम क्या कर सकते हैं, नए पेड़ों को लगा सकते हैं, तो इस तरीके से जो आपकी पर्यावरण क्षति होती है उसको कम किया जा सकता है अगर पहले से प्लान है। तो यहाँ पर ये दोनों सही है, लेकिन तर्क आर क्या है वो अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि शहरी क्षेत्रों में अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण हो रहा है तो इसका प्रमुख सोर्स क्या है इन चारों विकल्पों में से। पहला ऑप्शन है सड़क परिवहन के कारण जो है इसकी जो है बढ़ोतरी हो रही है, या बी ऑप्शन है वाणिज्यिक क्षेत्र से जो है ये प्रदूषण निकल रहा है, सी ऑप्शन है उद्योगों में प्रयुक्त ऊर्जा से, और डी ऑप्शन है पावर प्लांट से। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन। देखिए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जो उत्पत्ति होती है, ये गैस जो बनती है ज़्यादातर निकलती है वो खनिज तेलों व कोयले के जलने से निकलती है। तो खनिज तेल का मतलब तेल तो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, मोटर कार में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे सड़क परिवहन का मतलब सड़क पे तो यही चलते हैं, मोटर गाड़ी कार बाइक, तो इनसे जो उसमें ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है चाहे पेट्रोल डीजल, तो उनसे जब जलने के बाद जो अपशिष्ट निकलता है, जो अपशिष्ट गैस वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। तो प्रमुख सोर्स क्या है आपका, सड़क परिवहन। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड से कई सारी बीमारियां होती हैं मनुष्य के अंदर, और इसमें जो है आपका मसूड़ों में सूजन भी हो सकता है, रक्त स्राव हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो ये सब किससे हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। तो आपको याद रखना है। और प्रमुख सोर्स क्या है इसका, तो सड़क परिवहन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है, तो इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो जल जनित रोग के अंतर्गत नहीं आता है, उसे ही हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है टाइफाइड, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस, और सी ऑप्शन है हैजा, और डी ऑप्शन है डेंगू। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है उसे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेंगू जो है वो जल जनित रोग नहीं होता है। बाकी ये सब टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा ये जल जनित रोग होते हैं, इसको याद रखना है आपको। लेकिन डेंगू क्या होता है, जल जनित रोग नहीं होता है। तो अब डेंगू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डेंगू एक प्रकार का जो है विषाणु या वायरस होता है, और जिसे जो है क्यूलेक्स फैंटिगेस तथा एडिज एजिपाइटी नामक मच्छर फैलाते हैं। यानी कि डेंगू जो है एक प्रकार की जो है मच्छर जो होता है, मादा मच्छर, उसी के द्वारा जो है इस वायरस को फैलाया जाता है। और इसमें जो है बहुत ही तेज़ बुखार होता है, इसमें सर दर्द लोगों को होता है, काफ़ी मतलब इस प्रकार का दर्द उनके पूरे शरीर में होता है जैसे लगता है कि पूरी हड्डियां टूट गई हैं। तो इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार यानी लोकल लैंग्वेज में लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डेंगू के जो कारण जो है ये फैलता है। तो ये जो जल जनित रोग नहीं है, इससे आपको क्लियर हो गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसमें बेसिकली होता है कि बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, और जो पीड़ित रोगी होता है उसके रक्त के जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो कम होने लगती है, जिसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। ये तीनों जो हैं आपके जल जनित रोग हैं, इसको याद रखिएगा। कभी जल जनित पूछ ले तो टाइफाइड अगर दे तो उसको भी आप लगा सकते हैं, हेपेटाइटिस दे तो उसको भी लगा सकते हैं, अगर हैजा दे तो उसको भी लगा सकते हैं। तो हैजा ज़्यादातर जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं जो बहुत दिनों से रखी होती हैं, साफ़ सफाई से नहीं रखी जाती हैं, जब मक्खियाँ उन पर बैठ जाती हैं, क्योंकि मक्खियाँ पानी या गंदे जगह से जो है आती हैं, तो जिसके कारण आपको हैजा हो सकता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य कितना होना चाहिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 1 गीगावाट, बी ऑप्शन है 5 गीगावाट, और सी ऑप्शन है 10 गीगावाट, और डी ऑप्शन है 15 गीगावाट। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 5 गीगावाट। भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2022 तक जो पावर उत्पादन का लक्ष्य है वो 5 गीगावाट का है। इसको आपको याद रखना है, यानी कि ये अभी 2021 के बाद जो है 2022 आने वाला है, उसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 5 गीगावाट तक का जो है बिजली उत्पादन हम कर लें लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत। अब यहाँ पे बात हो रही है कि लघु जल विद्युत परियोजनाएं किस प्रकार की होती हैं भाई। जल विद्युत परियोजना तो समझ में आती है, लेकिन लघु जल विद्युत परियोजनाएं क्या होती हैं इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यानी लघु से यह तात्पर्य आपको होता है कि छोटे स्तर पे। अब इस तरह की जो विद्युत परियोजनाएं होती हैं, इससे जहां पर ये परियोजनाएं जो चालू की जाती हैं वहां के स्थानीय क्षेत्रों और जो स्थानीय उद्योग होते हैं वहां पे जो विद्युत की मांग होती है ऊर्जा की, उसको जो है ये पूरा करने के लिए लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बनाया जाता है या चालू किया जाता है। तो इससे जो है स्थानीय जो समुदाय होता है या स्थानीय उद्योग होते हैं उन लोगों को जो है जल विद्युत परियोजना के तहत जो है विद्युत की सप्लाई की जाती है, बिजली की सप्लाई की जाती है। अगर अतिरिक्त हो जाएगा तो अपने आसपास के क्षेत्रों में जो है बिजली बेच सकते हो, अलग की बात है, लेकिन ये छोटे स्केल पे स्थानीय समुदाय और उद्योगों के लिए बेसिकली इस परियोजनाओं को बनाया जाता है। तो इससे जो है तो उन जगहों पर भी इस परियोजना को जो है मतलब जल विद्युत लगाया जाता है जहां पर जो है मेन ग्रिड यानी जो मेन आपका बिजली सप्लाई होता है वहां से बिजली पहुंचाना वहां पे बहुत खर्चीला है, क्योंकि बहुत सारे पोल्स का इस्तेमाल होगा, बड़े बड़े वार इस तरीके के पोल्स लगा लगा के जो है बिजली आगे तक ले जाएंगे। तो ये सारा जो खर्चा यहाँ पर आएगा तार का फिर पोल का, तो ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर वहाँ पर अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र है जहाँ से नदी कोई गुजर रही, तो वहाँ पे इस प्रकार के लघु जल विद्युत परियोजना को स्टार्ट किया जा सकता है और छोटे स्केल पे बिजली बना के वहाँ के स्थानीय समुदाय और छोटे मोटे जो उद्योग हैं वहाँ पे बिजली सप्लाई की जा सकती है। तो आई होप कि आपको लघु जल विद्युत समझ में आएगा कि ये किस प्रकार की परियोजना होती है। तो इसका जो मेन आपको याद रखना है कि 2022 तक जो लक्ष्य है इसका 5 गीगावाट का भारत सरकार का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है, यानी जल से मतलब जो आपदा बनती है जल से जल मौसम के द्वारा, तो उससे जो है नहीं है, वही बताना है आपको इन चारों विकल्पों में से। पहले ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पे, पहला दिया गया हिमस्खलन, बी है समुद्री कटाव, और सी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और डी है सुनामी। तो आपसे क्वेश्चन में बस यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से प्राकृतिक आपदाओं में से, इन सभी प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है, यानी कि जल से निर्मित आपदा नहीं है, यानी मौसम जल से मौसम जो चेंज होता है उससे निर्मित आपदा नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सुनामी। तो सुनामी कैसे उत्पन्न होती है, जब पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा विमुक्त होती है यानी बाहर निकलती है और उसके कारण से जो है समुद्र में हलचल होती है, यानी कि जो पानी जो उसका होता है ऊपर उठता है, उसके कारण से जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो सुनामी निर्मित होता है। तो ये मतलब मौसम यानी जल के कारण नहीं ये उत्पन्न होता है। इसको जो ऊर्जा मिलती है इस सुनामी को ऊपर उठने के लिए वो कैसे मिलती है, पृथ्वी के गर्भ में से जो ऊर्जा विमुक्त होती है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे एक लेयर है जो लिक्विड फॉर्म में है, वहाँ पे कई सारी गैसें बाहर निकलती रहती हैं। तो गैसें जब बाहर निकलती हैं तो उस ऊर्जा के कारण ही जो पानी उस समुद्र का ऊपर उठ जाता है, तो सुनामी के तौर पे इसको देखा जाता है या सुनामी की तरह ऊपर वो बन जाता है। तो ये जो आपका है क्या है कि हाइड्रो मौसमी नहीं है सुनामी, ये जो है आपका मैंने बता ही दिया इसको कि जो पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा विमुक्त होती है उसके कारण से सुनामी उत्पन्न होती है। बाकी हिमस्खलन जो है आपका हाइड्रो मौसमी है, यानी कि जो बर्फ स्खलन होता है, एवलांच आता है, वो बर्फ़ के नीचे खिसकने से आता है। बर्फ़ कैसे जमता है, वो मतलब जो पानी वाटर वेपोरेशन हो जाता है, फिर वो जाता है ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में, और जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फबारी होती है और मोटी चादर अगर बन जाती है तो फिर वो बर्फ़ खिसकती है, तो हिमस्खलन होता है। तो ये हाइड्रो मौसमी हो जाएगा। समुद्री कटाव जो होता है ये भी पानी से होता है, तो ये भी हाइड्रो मौसमी आपदा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो ये भी पानी की वजह से ही निर्मित होता है, तो ये भी हाइड्रो मौसमी है। तो ये तीनों जो प्राकृतिक आपदा हैं वो हाइड्रो मौसमी है, लेकिन सुनामी क्या है आपका हाइड्रो मौसमी नहीं है। ये कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 13 में यही पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक जो चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो आपको बताना है कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे वायु प्रदूषक कौन से हैं जिनको आपको चिन्हित करना है जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जो है जलन होती है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर विशिष्ट पदार्थ जिसको बोलते हैं पार्टिकुलेटेड मैटर, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है, और सी ऑप्शन है सतही ओजोन, और डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सतही ओजोन। शहरी क्षेत्रों में ऐसे वायु प्रदूषक जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है वो है सतही ओजोन। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए इसका निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ जो है क्रिया करके कई सारे प्रदूषक गैस का निर्माण करते हैं, जिसमें सतही ओजोन भी आता है और फॉर्मेल्डिहाइड आता है। ये गैसें क्या करती हैं कि मनुष्य की आंख व नाक में जलन तथा गले में जलन के साथ साथ श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए शुरू में क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि शहरी क्षेत्र में जो है ऐसे वायु प्रदूषक जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होता है वो है सतही ओजोन, यहाँ पे दिया गया है। लेकिन एक और गैस है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड उसका नाम है, तो ये भी है, इसके कारण से भी आंखों में जलन होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आपको बताना है। आपको पता है कि आज के समय में ऐसी कोई नदी नहीं है जो जल प्रदूषण का शिकार नहीं है, वो गंदी नहीं हो चुकी है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है कि असंसाधित मल जल, बी ऑप्शन है कृषि संबंधी जल प्रवाह, और सी ऑप्शन है अविनियमित लघु उद्योग, और डी ऑप्शन है धार्मिक रीति रिवाज। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि भारत की नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए असंसाधित मल जल, यानी कि जो भी शहरों से, इंडस्ट्री से, आपके घरों से जो शौचालय होते हैं उनकी जो गंदगी नाली में जाती है, नाली से जो है नाले में जाती है, और वो बड़ा नाला जाके नदियों में मिलता है। तो वो गंदगी आखिर जाती कहाँ है? बड़ी नदियों में जाती है, आपके शहरों से निकल कर, और ये पूरा यहाँ पे क्या होता है? गंदगी। अब इस गंदगी से क्या होता है? खमीर यानी फफूंद पैदा होता है, विषाणु पैदा होते हैं, उसमें छोटे छोटे अंडे मिलते हैं, और एक तरह से वो पानी गंदा होता है, और जिसका इस्तेमाल करने से आपको बीमारी भी हो सकती है। और देखिए एक पॉइंट इसमें और मैं बता देता हूँ कि एक भारतीय परिवार जो होता है एक सप्ताह में लगभग 50 किलोग्राम जो है कूड़ा उसके घर से निकलता है। आप बताइए कूड़ा या ये कचरा कहाँ जाता होगा? तो मैं यहाँ पे एक परिवार की बात हो रही है, और भारत में पूरे कितने परिवार होंगे? तो ये गंदगी कैसे मैनेज हो, इसके ऊपर जो है सरकार को भी ध्यान देना है और पब्लिक को भी ध्यान देना। तो क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया था कि भारत की जो है जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? असंसाधित मल जल होता है, आपको याद रखना है। अब ये मल जल जो है नदी में जाएगा तो नदी जो है प्रदूषित होगी, जाहिर सी बात है। तो इसको संशोधित करने के लिए सरकारें काम भी कर रही हैं, यानी शहरों के पास में जो है कई सारे ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं कि जो नाले के जो पानी है उसको फिल्टर करके नदियों में बहाया जाए। लेकिन कई जगह ऐसे भी होते हैं कि वो प्लांट बंद हो जाते हैं और फिर से वो अशोधित मलजल क्या होता है? नदियों में जाने लगता है, और फिर से नदियाँ गंदा होने लगती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप यमुना नदी को भी देख सकते हैं। ऐसे सारी नदियों में हो सकता है, क्योंकि जितने भी आपके बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और शहर में इंडस्ट्री भी होता है, और शहर के भी कई अशोधित मलजल होते हैं जो नदियों में आते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण कारण है, तो आपको इसे याद रखना है, असंसाधित मल जल। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि समपोषक विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है, यानी कि कितने वर्ष में जो है इसको प्राप्त कर लेना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर कराया था, उसी का ये पार्ट है कि समपोषक विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य जो है इन चारों विकल्पों में से किस वर्ष तक जो है प्राप्त कर लेना है। इसमें जो है मुख्य 17 लक्ष्य थे, और भी कई विशिष्ट लक्ष्य थे जो 179 थे। तो मैंने 17 लक्ष्यों के बारे में जो इंपॉर्टेंट थे उसको
मैंने आपको बताया था। पहला जो ऑप्शन देखिए इसमें है 2022 तक, बी ऑप्शन है 2030 तक, और सी ऑप्शन है 2040 तक, और डी ऑप्शन है 2050 तक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 2030 तक। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है, जो 17 मुख्य लक्ष्य है और भी कई लक्ष्य हैं, तो उनको 2030 तक जो है प्राप्त कर लेना है सभी देशों को। ये 2016 से लेके जो है आपका मैंने बताया था कि 2030 के बीच में जो है इसको प्राप्त कर लेना है इन लक्ष्यों को। और इसमें कई मुख्य लक्ष्य हैं जिसमें भूखमरी है, जो है आर्थिक स्थिति बेहतर करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम करना है, इसके साथ साथ भूखमरी को कम करना है, जो है समान लैंगिकता, यानी कि ऐसे असमान लैंगिकता पे ध्यान देना, मतलब जो समान लैंगिकता हो, लैंगिक भेदभाव जो है उसको कम करना है, यानी कि समान, यहाँ पे समानता की बात हो रही है। तो जैसे कि कई महिला पुरुष में जो इस तरीके के भेदभाव होते हैं तो इसको समान तौर पर देखना है, इसको समान करना है। तो कई सारे जो है 17 लक्ष्य के अंतर्गत लक्ष्य हैं जिसको मैंने आपको बताया था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया, लेकिन आपको मैंने पहले बताया तो आपको याद होना चाहिए। तो 2030 तक जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य कितना है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है 50 गीगावाट का, बी ऑप्शन है 25 गीगावाट का, और सी ऑप्शन है 15 गीगावाट का, और डी ऑप्शन है 10 गीगावाट का। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 गीगावाट का जो है लक्ष्य है वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का। आपको इसे याद रखना है। देखिए बायोमास के बारे में मैंने आपको बताया था, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बायोमास ऊर्जा क्या होती है। इसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बायोमास के बारे में कमेंट बॉक्स में 2 से 4 लाइन में आप लिख के बताइए। ऐसा नहीं कि पूरा कमेंट बॉक्स में आप निबंध लिख दीजिएगा कि बायोमास किसे कहते हैं और बायोमास ऊर्जा क्या है, उसका एग्जाम्पल भी आप दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है आपका अभिकथन और तर्क वाला है। तो अभिकथन को पढ़ते हैं। देखिए अभिकथन में दिया गया कि हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क में क्या बताया जा रहा है कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है। अब तो इस चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी ऑप्शन है ए सही है और आर गलत है। और डी ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट जुलाई 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब किस प्रकार से नहीं है इसको भी आप समझ लेते हैं। दोनों सही है आपका अभिकथन और तर्क, लेकिन आर जो है तर्क वो अभिकथन ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। पहले अभिकथन को समझ लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्यों, मृदा जो है एक प्रकार का संसाधन है, आप उसमें खेती करते हैं, उसमें अनाज उगाते हैं, आप फसलें उगाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुमूल्य है। अगर ये कहीं से खत्म हो जाती है तो मानव जीवन के लिए एक प्रकार से खतरा उत्पन्न हो सकता है। जब खाना या उपज ही उत्पन्न नहीं होगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें मृदा का जो है क्षरण भी होता है, बरसातों के समय में जो है इसका अपर्दन होता है और इसका कारण है कि पेड़ों की हम बहुत ज़्यादा कटाई कर रहे हैं, जिससे जो उनकी रूट्स होती हैं जो कि पेड़ की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो वो क्या है कि जब आपके पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो मिट्टी को पकड़ कैसे रखेंगी और फिर सारा मिट्टी कट के आपका नदियों में चला जाएगा, तो फिर आप एग्रीकल्चर किस पे करोगे। तो ये आपका है कि हमारे लिए ये बहुत ही बहुमूल्य है। मृदा देखिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मृदा है, मृदा के अंदर बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, पदार्थ हैं और इसके ऊपर जो है कई सारी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे जो है उगते हैं और उन पेड़ पौधे से जो है बहुत बड़े जंगल बनते हैं। उन जंगलों में तमाम तरह के दुर्लभ जो है जीव जंतु रहते हैं और देखिए एक तरह से पूरे इकोसिस्टम का ये एक तरह से कह सकते हैं आधार भी कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक भी है। तो इसके बिना आप सोचेंगे कि ये डिफेक्ट हो जाएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। तो ये हमारा राइट है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए जो मृदा संसाधन है। अब तर्क में यही बताया गया है कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का आवासीय स्थान है। जाहिर सी बात है, आप जब मिट्टी को फावड़े से खोदते हो तो आप देखते हो कि तमाम तरह के इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़े निकलते हैं, केंचुए निकलते हैं और भी कई सारे कीड़े निकलते हैं। तो जाहिर सी
सी बात है कि बहुत छोटे जो जीव होते हैं उनका घर भी नीचे होता है मिट्टी के, और इसमें खनिज होते हैं। जाहिर सी बात है इसमें खनिज पदार्थ होते हैं, कई सारे ऐसे पदार्थों की मात्रा होती है। मिट्टी तो ऐसे बनती नहीं है, आपको पता है कि मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली, यानी कि ऐसा नहीं कि मिट्टी तुरंत बन जाता है। तो इस संसाधन को हमें सजो के रखना, अच्छे से इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि ये क्षरित हो जाए, खत्म हो जाए और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये संसाधन बहुत लंबे समय में बनता है। और कैसे बनता है आपको पता है कि चट्टानों के टूटने और उसके चूर्ण होने से, और ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, हजारों साल लग सकते हैं 1 सेंटीमीटर पूरे क्षेत्र में मिट्टी का विस्तार पूरा बनने में, यानी नए मिट्टी का निर्माण होने। तो ये जो मिट्टी हमें मिली है तो उस संसाधन का हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है और इसके क्षरण को जो है कम करना है, अपरदन जो हो रहा है मिट्टी का उसे कम करना है। तो यहाँ पे आपको तर्क भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आपका सही है। लेकिन आप देख सकते होंगे कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है, तो ये हमारे मृदा संसाधन का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों अपनी जगह पे सही है, अभिकथन और तर्क। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या था, राइट आंसर था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन में अगर डाउट हो, अगर मैंने कुछ गलत भी बोला या कुछ लगे कि डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में इमीडिएट मुझे बताएं, मैं वहाँ पर आपको जो है सॉल्व करके या आपको जो है संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। देखिए मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको बताऊँ, लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर से गलतियाँ नहीं होती, टीचर भी सीखता रहता है। तो अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व मौसम संगठन का उद्देश्य 2010 और 19 के दशक में जल मौसम आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1994 से 2003 के दशक की तुलना में कितना कम करना है। आपको यह बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 50% और सी ऑप्शन है 75% और डी ऑप्शन है आपका 80%। तो आपको बताना है कि विश्व मौसम संगठन के उद्देश्य के अकॉर्डिंग 2010 से 2019 के दशक में जो है जल मौसम आपदाओं के कारण जो मृत्यु की संख्या है उसको 1994 से लेके 2003 के दशक की तुलना में कितना कम करना है, परसेंटेज में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 50% जो है कम करना जो है इसका आपका लक्ष्य है विश्व मौसम संगठन का 2010 से 2019 के दशक में। किससे, 1994 से 2003 के दशक की तुलना में जो है 50% जो है मृत्यु दर को कम करना है। किससे, जो जल मौसम से आपदाएं उत्पन्न होती हैं उससे जो मृत्यु होती है। आपको पता है कि जल मौसम के द्वारा जैसे चक्रवाती आते हैं, तूफान, उसमें भी कई सारे जो है मतलब लोगों की डेथ हो जाती है, जो घर उड़ जाते हैं, शेड्स उड़ जाते हैं, तो तबाही काफ़ी होती है। तो इसको कम करना यानी पूर्व अनुमान लगा के जो है इन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे ये आपदा आती है तो वहाँ से लोगों को हटाया जाए ताकि कम से कम जो है जान माल का हानि हो। अब देखिए विश्व मौसम संगठन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी याद कर लीजिए। तो विश्व मौसम संगठन की जो स्थापना हुई थी वो आपका 23 मार्च 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आपको इसे याद रखना है। एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछ ले जाए कि विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई थी तो 23 मार्च 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। देखिए पहला यहाँ पर दिया गया है कि धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, दूसरा है लकड़ी चूल्हा और तीसरा है मिट्टी तेल वाले हीटर। अब आपको बताना है कि ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत इन सभी में से कौन सा हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा। पहला बताया गया था कि धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, यानी कि जो आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह जो है अभी भी चूल्हे पे जो है आपका खाना बनता है और चूल्हे से जो आप लकड़ी जला के या उपले हो गए उनको जला के खाना बनाया जाता है और उससे जो है ये गैसें उत्पन्न होती हैं और वो गैसें जो है घरों में ही रहती हैं और वो फेफड़ों में फिर से उनके जाती हैं और तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। फिर लकड़ी का भी चूल्हा होता है, उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम। मिट्टी तेल वाले हीटर होते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल से जो स्टोव देखते हैं आप, तेल को जो है पेट्रोमैक्स में इस तरीके का
भर दिया जाता है। ऊपर इस तरीके का बर्नर लगा होता है और एक सर्कल, और इस पे खाना बनाया जाता है। तो इससे भी जो है यही सेम प्रॉब्लम, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है प्रदूषण निकलता है। तो ये तीनों आपका इसलिए राइट हो जाएगा। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। जैसे आपको पता है कि ये गैस और भी कई तरीके से निकलती है। ये पेट्रोल, डीजल, कोयले को जलाने से जो है उत्पन्न होती है, और इसके साथ साथ नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए तो बिजली कड़कने के समय आसमान में भी ये गैस जो है बनती है। और इससे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों को जो है सर्दियों में सांस लेने की जो समस्या होती है वो उत्पन्न होती है। और जैसे वो सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर ये गैसों की मात्रा ज़्यादा हो गई तो और भी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये कई सारी समस्याएं हो सकती हैं इस गैस की अधिकता के कारण। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कीटनाशक, बी ऑप्शन है पारा, और सी ऑप्शन है सीसा, और डी ऑप्शन है ओजोन। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कीटनाशक। कीटनाशक प्रदूषक के कारण जो है मानव को कैंसर हो सकता है। आपको पता नहीं है कि कीटनाशक से भी कैंसर होता है। अब आप कहोगे कि ओजोन से कैंसर होता है। देखिए ओजोन तो एक परत है, O3 इंडिकेट, ये लेयर जब हटेगी और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो जब धरती पे आएगी तब कैंसर का कारण बन सकती है, लेकिन ओजोन कैंसर का कारण नहीं है। कीटनाशक जो है कैंसर का कारण हो सकता है। अब देखिए कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। तो जितने भी कीटनाशक होते हैं वो एक तरीके से जैविक विष होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के विष अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। और सभी विष जितने भी होते हैं यानी जहर, जितने एक तरह से पेस्टिसाइड जो भी आपके कीटनाशक होते हैं एक जहर होते हैं, तभी तो उस पे जो कीड़े लगते हैं पौधों पे तभी तो वो मरते हैं। तो अब उस जहर से जो है जीव कोशिकाओं में जो है जो सतत चल रही जीवन प्रक्रिया होती है वो बाधित होती है, और उसके बाद से जो है तमाम तरह के आपको कैंसर संबंधी प्रॉब्लम होते हैं। कैंसर देखिए कैंसर के भी कई टाइप्स होते हैं। एक तो आपका जो है मतलब कीटनाशक से जो होने वाले कैंसर है उसमें आपका रक्त कैंसर आता है यानी ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, और उसके साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू साराकोमा नामक एक कैंसर होता है वो भी हो जाता है। तो कीटनाशक जो है बहुत ही घातक होता है अगर सावधानी से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है, कभी कभी इन सब्जियों में भी जिन सब्जियों पे कीटनाशक डाला जाता है अगर उसको अच्छे से साफ़ नहीं किया गया तो वो सब्जियों के अंदर चले आते हैं। तो आप जब भी बाज़ार से सब्जियां या कुछ भी खरीदें तो उसको अच्छे तरीके से धो लें, साफ़ कर लें, फिर उसके बाद काट के जो है बनाएं। ऐसा नहीं किया। और इससे जो किसान होते हैं जो छिड़कते हैं अगर वो सही से सावधानी से सुरक्षा से अगर ग्लव्स लगा के और मास्क लगा के अगर नहीं छिड़के तो डायरेक्ट इनहेल करेंगे उन कीटनाशकों को, और उनको इस प्रकार की कैंसर की समस्या हो सकती है। तो कीटनाशक जो है क्या होता है, एक प्रकार का जहर होता है, और जहर जब अंदर आपके जाएगा तो वो आपके जो जीव कोशिकाएं में चल रही सतत प्रक्रिया होती है उसमें क्या करती है, ये बाधक उत्पन्न करती हैं। यानी कि अब ये जब कोशिकाओं के अंदर जाएंगी तो जाहिर सी बात है उसको प्रभावित करेंगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कीटनाशक से कैसे कैंसर होता है। तो ये ज़्यादातर ग्रामीण भारत में इससे समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ग्रामीण भारत में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, और एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है मतलब कीटनाशक का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और सावधानी नहीं बरती जाएगी तो वहाँ पे कैंसर के पेशेंट भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने बताया कि ब्लड कैंसर भी है, ब्रेन कैंसर भी है, सॉफ्ट टिश्यू साराकोमा नाम का एक कैंसर है। इस तरह के कैंसर हो सकते हैं कीटनाशक से आपको। तो कीटनाशक का इस्तेमाल सावधानी से करें। अगर कीटनाशक के जो इस्तेमाल से जो सब्जियाँ उगती हैं अगर आप घरों में लाते हैं तो उनको साफ़ सफाई करके धो के जो है उसे पकाने का काम करें। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का ज़रूर प्रयास करिएगा। इसमें देखिए अभिकथन में पूछा गया कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद मिलती है। तर्क बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का संबंध जटिल है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आंसर अगर आपको नहीं भी पता होगा, मैक्सिमम लोग जब जवाब दे देंगे तो उसके बाद से मैं इसका आंसर आपको क्लियर उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो है जिसका आपको जवाब देना है, मेरे तरफ से आपको ये
ये क्वेश्चन दिया गया है। कोशिश करिएगा कि सही आंसर इसका दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है दावाग्नि, बी ऑप्शन है बिजली कौंधना, और सी ऑप्शन है भूस्खलन, और डी ऑप्शन है रासायनिक संदूषण। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा इसमें ऑप्शन है जो प्राकृतिक खतरा नहीं है, आपको उसे ही बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक संदूषण। अब रासायनिक संदूषण क्या होता है? देखिए कोई ऐसा उत्पाद होता है जो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और कुछ उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, लेकिन जो लिस्ट होती है कि क्या क्या उसमें मिलाया गया है, जैसे कि आप कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि ये चीज़ इस रेशियो में मिलाया गया है, लेकिन उस इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो है इस लिस्ट में जानकारी नहीं दी जाती है और बाद में वो समस्या उत्पन्न होती है। तो ये रासायनिक संदूषण यानी संदूषण के अंतर्गत आ जाता है कि ऐसा उत्पाद या पदार्थ कोई कंपनी बना रही है और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसमें मिला दी जिसके बारे में जानकारी जो है उपभोक्ता को नहीं है और फिर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है तो फिर वो जानकारी में आता है। जैसे कि आपको मैगी वाला सेक्टर, अभी मैगी वाला जो केस आपको देखने को मिला कि मैगी में जो है बहुत सारे न्यूज़ में चले कि मैगी में जो है लेड की मात्रा पाई गई, तो इसी प्रकार से लेकिन उसकी जानकारी जो है उपभोक्ता को है नहीं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और जो बेसिक मैनुअल है इसमें इंग्रेडिएंट्स को उसको बता दिया जाता है। तो आई होप कि ये रासायनिक संदूषण के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। भूस्खलन जो है प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक घटना है, नेचुरल तरीके से आती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है 175 गीगावाट तक, बी ऑप्शन है 200 गीगावाट तक, सी ऑप्शन है 250 गीगावाट तक, और डी ऑप्शन है 350 गीगावाट तक। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने का योजना है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का जो आपका एग्जाम्पल है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, जैसे सोलर पैनल के द्वारा जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, पवन ऊर्जा है, तो ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी जो क्षमता है कहाँ तक बढ़ानी है भारत सरकार को 2030 तक, वही आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 350 गीगावाट तक जो है इसकी क्षमता को बढ़ाने की योजना है 2030 तक। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में, जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल बताया कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है, फिर पवन ऊर्जा है, इस तरह की ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की जो है 2030 की योजना तक कितने गीगावाट तक जो है इसकी क्षमता को बढ़ाना है, तो 350 गीगावाट तक जो है इसकी क्षमता को बढ़ाना है, आपको याद रखना है। अब देखिए ये ज़रूरी भी है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक ऊर्जा के जैसे सोर्स हैं, कोयला हो गया, जैसे और भी कई सारे हैं, पेट्रोलियम, डीजल आदि हो गया, तो इनसे कई सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी होता है। तो जो नए ऊर्जा के सोर्स हैं जिससे हम एक बैलेंस करके जो है इनका इस्तेमाल कर, जैसे सौर ऊर्जा है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है। पवन ऊर्जा है, अब जब हम ताप विद्युत गृहों की बात करते हैं तो वहाँ पर कई सारी समस्या, क्योंकि कोयले को बर्न करते हैं, फिर पानी को बॉयल करते हैं, फिर पानी की स्टीम से जब हम बिजली बनाते हैं तो उन ताप विद्युत गृहों से जो है ऐश निकलता है, राख निकलती है उस कोयले की, तो वो एनवायरनमेंट में मिलता है, तो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। तो इस तरीके की समस्याओं से बचने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्सों पे काम हो रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, और सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है भारत। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय यूनियन। अब यूरोपीय यूनियन क्या है? देखिए ये 27 देशों का एक समूह है, यूरोपीय देशों का, और यहाँ पे राजनैतिक और आर्थिक मंच में जो है यहाँ पे साझेदारी होती है, प्रशासकीय बेसिकली, तो एक तरह से संगठन आप कह लीजिए। और इसकी स्थापना जो है आपका 1 नवंबर
1993 में जो है इसका हुआ था स्थापना, आपको याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय है आपका ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम में ये पड़ता है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। अब क्वेश्चन पे फिर से हम आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति जल का उपयोग अधिकतम कहाँ पे होता है? यूरोपीय यूनियन के बारे में आपको पता चल गया कि ये 27 देशों का समूह है जो आर्थिक प्रशासनिक जो है बातों पे साझाकरण करता है, इसमें एक दूसरे की मदद करता है, जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पे पानी की खपत सबसे ज़्यादा होती है यूरोपीय कंट्री के देशों में। तो भाई देखिए यहाँ पे बाथटब का जो है कल्चर है, बाथटब में पूरा पानी भर भर के 150 लीटर 100 लीटर पानी भर के नहाएगा तो पानी की खपत ज़्यादा ही होगी, जाहिर सी बात है। और हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में है बाल्टी से नहा लिया है, या तो इस समय जो ट्रेंडिंग कल्चर चल रहा है शावर का, तो देखिए पानी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है एक प्रकार का रिसोर्स है। जब ख़त्म होगा तो इसकी जो किल्लत सबको महसूस होगी और समस्या होगा। और आज के समय में कई ऐसे सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की बहुत सारी किल्लत है। आपको पता है कि 1% जो है पानी पीने योग्य है, बस पूरे पानी तो आपको देखने को बहुत सारा मिलता है, लेकिन पीने योग्य पानी बस 1% है। तो इस पानी को, ये कोई खारा पानी से नहीं नहाते, ये साफ पानी से ही लोग नहाते हैं। तो इस पानी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज़रूरत जितना है उतने ही पानी से नहाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम जो है प्रति व्यक्ति जल उपयोग है यूरोपियन कंट्री में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितना है? यानी कि विश्व में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है, वह हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है 3% है, बी ऑप्शन है 6% है, और सी ऑप्शन है 10% है, और डी ऑप्शन है 15% है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6% का कंट्रीब्यूशन है। विश्व में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6% का होता है। तो बाकी का जो आपका 94% है वो किन का है? तो देखिए इसमें भी कई महत्वपूर्ण देश है जिनके द्वारा ज़्यादा कार्बन डाई उत्सर्जित किया जाता है, और भी छोटे छोटे देश हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ना के बराबर है। तो इन 6 इंपॉर्टेंट देशों को जान लेते हैं कि 6 और भी जो इंपॉर्टेंट देश है जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपका चीन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका, यहाँ पे समझ लीजिएगा आपका अमेरिका जो है। फिर तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा उसके बाद यूरोपीय संघ है आपका, यूरोपीय संघ। उसके बाद से चौथे नंबर पे आपका है भारत, 6% का कंट्रीब्यूशन है इसका, आपको अभी मैंने बताया। फिर 5वें नंबर पे आपका हो जाएगा रूस। फिर उसके बाद से 6 नंबर पे आपका हो जाएगा जापान। तो ये कुछ 6 देश हैं प्रमुख जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत का स्थान चौथे नंबर पे है, और 6% का कंट्रीब्यूशन है इसका पूरे वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे लोक विकास एवं पर्यावरण वाले से, जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और इसको मैंने कोशिश किया है कि डिटेल में सॉल्व करके आपको बताऊं, जितना हो सके एक्सप्लेन करके बताऊं, और आसान तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया। और अदरवाइज़ किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एक आध क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क टाइप में मैंने दिया कि अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। वीडियो को वहां पर आप पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद से जवाब दीजिएगा। अगर आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को लेकर इधर उधर भटकते रहेंगे और आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, लेकिन उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का जरूर प्रयास करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन को सारे 25 क्वेश्चन होते हैं, तो इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना, अच्छे से आपको डिलीवर्ड करना वीडियो को, तो टाइम लग जाता है। तो 1 से 2 दिन लग जाता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि डेली जो है आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि अब धीरे धीरे हालात कोरोना के जो है सही होते जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम जो है आपके हो सकते हैं। इसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया है। ऐसे तो बहुत सारी खबरें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, इस तरह से ब्लॉग में भी बताए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि कब आपका एग्ज़ाम, अभी डेट जो है उसका डिसाइड किया गया। लेकिन एग्ज़ाम होगा जल्द ही, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है।
सभी लोगों को आई होप कि 24 करोड़ से ऊपर के आसपास लोगों को जो है वैक्सीनेशन हो चुका है, वैक्सीन लग चुकी है, तो तेज़ी आ रही है। तो जैसे ही वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोगों को लग जाएगी तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और आपको ये भी पता है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराने की बात की गई। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं और फाइनल सेमेस्टर वाले, तो उनका भी एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। और कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा, वो भी ऑथेंटिक तरीके से, अगर ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन आता है। और इसके साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए जो है एक तरह से अप्रिशिएशन या हमें मोटिवेट करता है। तो आप फीडबैक जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक है आप ज़रूर दीजिएगा। नेगेटिव भी देंगे तो हम अपने अंदर सुधार करेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो हम तो उत्साहित होंगे ही कि अगले वीडियो में और भी अच्छा करें। इसके साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। मेरा प्रयास है कि पूरे जितने भी यूनिट हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में सॉल्व करा दूं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लेंगे तो इससे ये होगा कि जब कभी भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड की जाएगी किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो उसके नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।